Significance with Mohit Ahuja. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुश है, जिंदगी जिंदा दिली से जी रहे हैं। वैसे तो इतने सारे एपिसोड्स हो चुके हैं, लेकिन जो सलीका कहता है उस हिसाब से मतलब ये बनता है कि मुझे अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए। मेरा नाम है मोहित आहूजा। मैं इस शो का होस्ट हूँ। आप मुझे अपना छोटा भाई, अपना बड़ा भाई, अपना दोस्त कुछ भी मान सकते हैं। और इस शो के ज़रिए मेरी कोशिश ये है कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम इनसिग्निफिकेंट समझते हैं, जो हमें लगता है कि उतनी ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि उन चीज़ों पर आपका ध्यान लाया जाए, क्योंकि अक्सर ज़िंदगी को बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा बना देती हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत मैं एक कहानी के साथ करना चाहता हूँ। ये कहानी है रामलिंगम की। आपके और मेरी ही तरह रामलिंगम वॉज अ वेरी गुड गाय, जिसको एक नॉर्मल जिंदगी चल रही थी। नौकरी पे जाता था, काम करता था, लेकिन हम सबको कोई ऑब्सेशन होता है। कोई ना कोई एक शौक रहता है हम सबको। रामलिंगम का मन में एक बहुत बड़ा शौक था कि उसे एक ना एक बार लॉटरी जीतनी थी। वो सुबह उठते, रात को सोने से पहले भगवान से हर रोज़ यही दुआ मांगता था कि हे भगवान, लॉटरी जितवा दे यार। वो अपने नौकरी पे जाता था तो भी दोस्तों से बोलता था कि यार भगवान एक दिन मेरे को लॉटरी जितवाएगा। वो हर रोज उठते, बैठते, सोते, जागते बस ये दुआ करता था कि हे भगवान, लॉटरी जितवा दे। यहां तक कि उसने कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई जगह नहीं छोड़ी थी जहां उसने जाके दुआ ना मांगी हो कि भगवान लॉटरी दिला दे। बहुत वक्त के बाद उसको ऐसा लगा कि भगवान मेरी सुन नहीं रहा है, तो वो भगवान से गुस्सा करना शुरू हो गया। उसने भगवान से इस बात का शिकवा कर लिया कि भगवान तू मुझे लॉटरी नहीं जितवा रहा है यार। उसने भगवान के बारे में ऊल जलूल बातें, बुरी बातें बोलनी शुरू कर दी। एक दिन उसने बोला कि भगवान अगर तू है तो मेरे सामने और मुझे बता कि मैं लॉटरी क्यों नहीं जीत रहा। तभी एकदम से काले बादल छाए, बिजली कड़की और ऊपर से भगवान की आवाज आई कि मैं लॉटरी तो तुझे जितवा दूं, लेकिन मेरे भाई पहले टिकट तो खरीद ले। ये कहानी ना असल में मुझे याद भी नहीं मैंने कहाँ सुनी थी, लेकिन बहुत फनी कहानी लगी थी मुझे। लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं ना, तो हमें रियलाइज होता है कि अक्सर ये हमारी जिंदगी की कहानी भी है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन वो पहला स्टेप लेने से हम लोग डरते हैं, हम पहुंचते ही नहीं है वहां तक। आज इस बारे में बात करना चाहता हूं मैं। आप सोचिए ना, कितना कुछ कर लेने से होता है। आपको अगर वेट लूज करना है तो आपको अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। आपको अगर अपने जॉब में प्रमोट होने की कोशिश करनी है, आप चाहते हैं कि आप बेहतर करें, तो बेहतर करने के लिए आपको बेहतर करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपके घर वाले खुश रहें, तो आपको उनके साथ खुशी बांटनी पड़ेगी। बैठे बिठाए कुछ नहीं होता। और इसी बारे में आज बात करना चाहता हूँ कि अक्सर ना हम चीज़ें दूसरों पे डाल देते हैं या सोचते हैं कि ये हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। और ये चीज़ अगर आप थेरेपी को देखें, मेंटल हेल्थ को देखें, तो मुझे लगता है कि ये वो ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैकिंग है। सोचिए ना, हम लोग अगर जिम जाते हैं, हम जिम क्यों जाते हैं? सोचिए, वर्कआउट तो आप घर पे भी कर सकते हैं ना, लेकिन अक्सर आपने लोगों को बोलते सुना होगा कि यार घर पे वो फील नहीं आती यार। और आप जिम जाते, मैं पर्सनली बता सकता हूँ, मैं जिम जाता हूँ तो 2-4 पुशअप एक्स्ट्रा लग ही जाते हैं। क्या बदल जाता है? आई थिंक वो वाइब बदल जाती है, वो माहौल बदल जाता है। आपने कभी कोई पहाड़ चढ़ा हो, कहीं भी आप किसी रिलीजियस रीजन से या ट्रैवल के पर्पज से, एक्सप्लोर करने के पर्पज से गए हो, तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि अकेले चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब 2-4 लोग साथ में चढ़ रहे हो तो हौसला बना रहता है, करना आसान हो जाता है। होता है ना? एग्जाम्स में हमने देखा है ना, दोस्त लोग करते हैं तो हम लोग कर लेते हैं ना यार। दिक्कत सबको होती है, और सब लोग जब साथ में काम करते हैं तो हो जाता है, लेकिन अक्सर जहाँ मेंटल हेल्थ की बात आती है, कहीं हम चूक जाते हैं। आप ऐसा सोचिए कि अगर आपके घर में कोई बीमार है,
हमने अभी रिसेंटली ही हम लोग सब कोविड से निकले हैं, पैंडेमिक हमने पूरे वर्ल्ड ने एक साथ फेस किया है, एंड वी ऑल नो हाउ इट वर्क्स। घर में एक भी इंसान की तबीयत खराब होती थी तो सब लोग प्रिकॉशन लेना शुरू कर देते थे, सब लोग एक साथ उस इंसान की बेटर हेल्थ के लिए काम करना शुरू कर देते थे। वो एक इंसान आइसोलेटेड होता था, लेकिन बाहर जो बाकी रूम्स थे, जो बाकी घर था, हम सब मेहनत कर रहे थे, लगे हुए थे कि किसी भी तरह की तकलीफ ना हो उस इंसान को। हमारी कोशिश रहती थी कि हमारे घर में जो भी बीमार है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और जो लोग बीमार नहीं हैं उनका हम ख्याल रखें कि वो बीमार ना पड़े। सैनिटाइजर, मास्क, ना जाने क्या क्या सब कुछ यूज करा हमने, सिर्फ इस चीज के लिए, सिर्फ एक चीज के लिए कि ये जो हमारे घर में बीमार है ना, हम इसे ठीक कर दे और ये बीमारी रहे ना। लेकिन अक्सर जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे घर में कोई परेशान है, ये माहौल नहीं बन पाता, हम बनाते ही नहीं है। मैंने अक्सर सुना है पेरेंट्स को बोलते हुए, क्योंकि बहरहाल मैं टीचर भी हूँ, तो बहुत बार मैंने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना है, कहते सुना है कि हमने अपने बच्चे को थेरेपिस्ट के पास भेज देते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। भेजिए, बेशक भेजिए। एक थेरेपिस्ट का जो रोल है वो कोई भी टीचर, कोई भी और इंडिविजुअल नहीं अदा कर सकता। दे आर स्किल्ड एंड ट्रेन्ड टू डील विद द प्रॉब्लम्स दैट यू और योर किड और योर जो भी आपके अजीज है, जो भी आपका प्यारा है, जो भी फेस कर रहा हो प्रॉब्लम, एक थेरेपिस्ट ट्रेंड है उससे साइंटिफिकली डील करने में, हेल्प करने में, कि कहाँ ज़रूरत है वहाँ हेल्प कर पाए। जहाँ पे हम लोग थोड़ा शायद पर्सनली ले लेते हैं उन प्रॉब्लम्स को, एक थेरेपिस्ट बहुत प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल कर पाएगा। लेकिन क्या सिर्फ किसी को थेरेपी में भेज देने से उस प्रॉब्लम का हल निकल आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अक्सर मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ, जिनको मैं फोटोग्राफी सिखाता हूँ, ये लोग न्यूरो डाइवर्स हैं। न्यूरो डाइवर्स का मतलब जिन्हें हम मेंटली रिटार्टेड, इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड, दिव्यांग, स्पेशली एबल्ड बोल देते हैं, हैंडीकैप्ड बोल देते हैं। तो आप ऐसा मानिए कि कोई बच्चा है जिसको स्पीच थेरेपी के लिए भेजना पड़ रहा है, जिसको चाह रहे हैं लोग कि इसको स्पीच थेरेपी दी जाए, कि ये बच्चा ढंग से बात करना सीख जाए, जैसे आप और मैं बात करते हैं, क्लियर बात कर सके, वोकल हो सके, एक्सप्रेस कर सके खुद को। सोचिए हम इस बच्चे को थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं, वो थेरेपिस्ट इस बच्चे के साथ हर रोज 1 या 2 घंटा काम करता है, बच्चा वापस आता है, वो उस थेरेपिस्ट के साथ पास कुछ सीख करके आया, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो वो उसको अप्लाई करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कर नहीं पाता, और इवेंचुअली पेरेंट्स का जो एक कंक्लूजन निकलता है, जो रिव्यू रहता है, जो वर्डिक्ट रहता है, वो ये रहता है कि यार वो थेरेपिस्ट शायद ठीक नहीं कर रहा, शायद ये सिर्फ पैसे कमाने का तरीका है। मैं किसी थेरेपिस्ट को यहाँ डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि जितने लोग थेरेपी में हैं वो सब ऑनेस्ट हैं, सब अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, मैं ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं पास करना चाह रहा। मैं सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूँ कि वो एनवायरनमेंट जो है ना, जो एक थेरेपिस्ट के साथ मिलता है, वो शायद घर में मिसिंग हो जाता है। सोचिए ना, थेरेपिस्ट उस बच्चे को ट्रेन कर रहा है कि सुनो, तुम आराम से बात करो, ताकि तुम्हारे शब्द जो तुम बोल रहे हो, तुम्हारे जो अल्फाज हैं वो समझ आए, जैसे आप मुझे भी समझ पा रहे हैं, है ना। वो थेरेपिस्ट उनको समझाता है कि आप घर जाओ और आराम से बात करो। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को सिखाया जाए कि आप घर जाके बोलो कि मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है। वो बच्चा घर आके, और ये ऑलरेडी एक बच्चा है हुज ऑलरेडी फेसिंग अ चैलेंज, जिसको स्पीच में इश्यूज है, वो घर आके जैसे तैसे हिम्मत जुटा के अपनी पूरी प्रैक्टिस के साथ, पूरी हिम्मत के साथ बोलता है कि मुझे पानी पीना है। आगे से अगर बाकी सबका रिएक्शन ऐसा हुआ कि अच्छा पानी पीना है, ठंडा पीना है, गर्म पीना है, कैसा पीना है, पानी अंदर पड़ा है फ्रिज में, लेके आ जाओ, क्या हुआ? वो बच्चा तो आराम से बोल रहा है, लेकिन हमारी जो बोलने की स्पीड है वो उसके लिए बहुत तेज हो गई। क्या वो कैचअप कर पाएगा? नहीं। थेरेपी वर्क्स इन द सेम वे। अगर हम चाहते हैं कि उस बच्चे की स्पीच बेटर हो, तो हमें उसकी स्पीड पे बात करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि कोई बच्चा फोटोग्राफी कर रहा है, हम चाहते हैं उसकी फोटोग्राफी बेटर हो, तो हमें उसके साथ कैमरा उठाकर घर से बाहर निकलना पड़ेगा कि चलो
फोटो खींच के आते हैं। अगर कोई बच्चा ड्राइंग कर रहा है तो आपको उसके साथ ड्राइंग करवानी पड़ेगी, दिखना पड़ेगा कि देखो मुझे भी नहीं आती यार, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है एक लाइन सीधी खींचने में तो मुझे भी हो रही है। जब आप उनके लेवल पे आ जाएंगे ना और उनके साथ वो एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि हाँ तकलीफ है लेकिन तुम्हारे साथ मैं भी बदलने को तैयार हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो तुम अपने साथ बदलना चाह रहे हो, जो तुम्हारी तकलीफें हैं, जो तुम्हारी दिक्कतें हैं, लेकिन इन दिक्कतों में कहीं ना कहीं शायद मेरा भी एक रोल है। जब हम ये चीज़ करने को तैयार हो जाते हैं ना तो एक वो एनवायरनमेंट ऑफ चेंज बन जाता है। और एनवायरनमेंट ऑफ चेंज में मेरे दोस्त सब बदल सकता है, अच्छे के लिए और बुरे के लिए। अगर आप बुरा बर्ताव करेंगे, बुरे रहेंगे, कड़वा ही बोलेंगे तो सामने वाला भी कड़वा ही बोलना सीख जाएगा और वो बुरा बर्ताव कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन यहीं अगर आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, तो जो थेरेपी में है, जो कुछ भी सीख रहे हैं, वेदर इट्स थेरेपी, वेदर इट्स एनीथिंग, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए आपको वो एनवायरनमेंट ऑफ चेंज चाहिए। अकेले हम कुछ भी नहीं है, टीम वर्क बहुत बड़ी चीज़ है। और टीम वर्क ना घर से लेकर के, स्कूल से लेकर कॉलेज, ऑफिस, हर जगह है। जहाँ तक वो टीम वर्क रहेगा वहाँ तक आप साथ में ग्रो कर पाएंगे। हम लोग ना अक्सर एज लीडर्स पॉलिटिशियंस वाला काम करते हैं। मुझे पता है ये बात शायद किसी को पसंद नहीं आएगी, लेकिन अक्सर इवन एज पेरेंट्स, इवन एज टीचर्स, मैं खुद भी एक टीचर हूँ तो मैं अपनी कैटेगरी की बात भी कर सकता हूँ यहाँ पे, कि अक्सर हम पॉलिटिशियंस वाला गेम खेल जाते हैं कि हम लोग बोलते हैं अच्छा सुनो ये है, ऐसे करना है, जाओ कर लो। जैसे अक्सर पॉलिटिशियंस बोल देते हैं कि सुनो काम तो करना है लेकिन हम नहीं करेंगे, तुम्हें करना पड़ेगा। बस वो डायरेक्टली नहीं बोलते और हम भी अक्सर वैसा ही कर देते हैं। लेकिन यही अगर हम बोलें कि चलो मिलके करते हैं, मानिए मेरी बात, पूरा माहौल बदल जाता है। साथ में करना बहुत आसान हो जाता है। हाँ होगा कि आप अटकेंगे, मैं अटकूंगा, हो सकता है, सब सीख ही तो रहे हैं। आपको ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी न्यूज़ मैं भी देना चाहता हूँ कि हमें लगता है कि वो परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, यार इसको तो आता है, यार उस बच्चे ने तो आराम से कर लिया। लेकिन आपको एक रियलिटी बताऊं, हम सब कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। आपको कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको ये पॉडकास्ट सुन के लगता होगा कि अरे कितनी बकवास बातें करता है। कुछ होंगे जिनको लगता होगा कि अरे कितनी सही बातें करता है। मुझे खुद को हर बार लगता है कि मैं क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, कहीं अटक गया तो। और हर एक एपिसोड सिर्फ एक कोशिश है कुछ बेटर करने की, खुद से बेहतर होने की। मैं अगर आज अपने कल से बेहतर हो सकता हूँ तो मुझे लगता है कि वो छोटी सी एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, मुझे उसको रोमांटिसाइज नहीं करना है। कर लिया ठीक है, करो आगे बढ़ो। लेकिन वो जब साथ में कर लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं, हमने अक्सर सुनी है ये बात इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, दुनिया भर के सोशल मीडिया पर, जहाँ पे भी मोटिवेशनल स्पीचेस होती है, हमने अक्सर सुना है दैट यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद। अक्सर ना उन 5 लोगों में हम लोग अपने घर वालों को गिनना बंद कर देते हैं। हम अपने ऑफिस, अपने स्कूल, अपना जिनके साथ हम गेम्स खेलते हैं उन सबको गिनना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो अपने साथ के लोग हैं, जिनके साथ हमारा उठना बैठना खाना है, अक्सर हम लोग उनको नहीं गिन पाते, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, इनसिग्निफिकेंट समझ लेते हैं। लेकिन वो सारे लोग, उन सबके एक्शंस, उससे फ़र्क पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि अच्छा आपके पास कोई सर्कल नहीं, बहुत लोग होंगे जो कहेंगे कि यार आप तो बात कर रहे हो फैमिली की ना, मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं है। और होती हैं ऐसी फैमिलीज़, मैं डिनाई नहीं कर रहा कि सबके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं या नहीं हैं। कुछ अनफॉर्चुनेट लोग हैं, कुछ फैमिलीज़ हैं दैट आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर, आई अंडरस्टैंड दैट। अगर आप उनमें से एक हैं जिनके पास कोई तरीका नहीं है, कोई ऐसा सर्कल नहीं है कि जिस पे मैं डिपेंड कर सकूं, तो वो अपना सर्कल, थैंकफुली टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप अपना सर्कल क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअली भी। चाहे आप सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसे लोगों को फॉलो करें जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, जो कहते हैं कि हाँ यार करना है तो चलो मिलके करते हैं साथ। या फिर आप ऐसी मूवीज़ देखिए जो आपको इंस्पायर करें।
गुडविल हंटिंग बहुत प्यारी मूवी है, वो देखिए, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी, मैन कॉल्ड ऑटो, बहुत प्यारी मूवी है। ऐसी न जाने कितनी मूवीज है, आप वो सब मूवीज देखेंगे। थ्री इडियट सबको क्यों पसंद है? क्योंकि उसमें एक मैसेज है और हम उससे सीखते हैं कि दिल की सुनो और रास्ता बन जाता है। तो ऐसी मूवीज देखिए, बुक्स पढ़िए, बहुत सारे लीडर्स हैं वर्ल्ड के, बहुत सारे बिजनेस कोचेस हैं, बहुत सारे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लोग हैं जिन्होंने अपने 30 साल 35 साल की मेहनत एक किताब में डाल दी है। वो 30 साल की लर्निंग आपको एक 200-250 पेज की किताब में मिल रही है। वो किताबें पढ़िए। अगर आपका वो सर्कल नहीं है तो आप सर्कल खुद क्रिएट करिए। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि यू क्लाइंब माउंटेन्स, यू प्रैक्टिस हाउ टू क्लाइंब माउंटेन्स बाय क्लाइंबिंग माउंटेन्स। पहाड़ चढ़ना सीखना है दोस्त, तो पहाड़ चढ़ के ही सीखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो जो फैमिलीज़ हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी मेरे करीब हैं, आप मुझे जानते हैं नहीं जानते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन्हें जानते हैं उनकी ज़िंदगी में अगर आपकी अहमियत आपको बरकरार रखनी है, अपनी ज़िंदगी में उनकी अहमियत बरकरार रखनी है, तो एनवायरनमेंट ऑफ चेंज क्रिएट कर लीजिए। साथ दीजिए एक दूसरे का, एक आर्मी क्रिएट कर लीजिए कि यार हम करेंगे तो साथ में करेंगे। हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, ज़िंदगी में बहुत आगे तक लेके जाती है। और जब आप ऐसा करेंगे ना, आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारे गोल्स होते हैं आपके। अक्सर हम कहते हैं कि यार करना तो है लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा। यहाँ पे मैं आपको एक बैड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि वक्त तो निकल रहा है मेरे दोस्त। आज आपकी जो भी एज है कल इससे ज़्यादा ही होगी। चाहे आपके मॉम डैड हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, उनकी एज जो भी आज है कल उससे ज़्यादा ही होगी, घटेगी नहीं, किसी की नहीं घट रही। तो वक्त तो निकल रहा है। तो अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन शुरू करना है, अगर आपको इस चीज़ पे बदलाव लाना है, अगर आपको अपने जो अजीज़ हैं, अपने प्यारे हैं, अपने बच्चे, दोस्त, पेरेंट्स, किसी के साथ भी आपको उनके साथ अपना रिलेशनशिप बेटर करना है, आपको खुद के साथ अपना रिलेशनशिप बेटर करना है, तो आपको आज से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, तकलीफ होती है, आसान नहीं होता, लेकिन आसान होता तो वो इंसान खुद कर लेता ना। अगर मेरे लिए भी आसान होता तो शायद मैं बिना रोए धोए, बिना खुद को मनाए कि चल यार आज का दिन और जिम चले जाते हैं, कल देखेंगे। एज आई सेड, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिश में जब कोई साथ साथ हाथ बटा दे, कोई साथ चले कि चल यार साथ करते हैं, मुझे तुम्हें रास्ता नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, चल साथ देखते हैं, कुछ नया सीखेंगे, कोई नया रास्ता एक्सप्लोर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे, साथ फेल होंगे। ऐसे लोग अगर आपकी ज़िंदगी में हैं तो मुबारक हो आपको, बहुत अमीर हैं आप, यू आर वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, क्योंकि ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और अगर नहीं हैं तो आप दूसरों की ज़िंदगी में ऐसे बनिए और आपको पता नहीं चलेगा कब वो यूनिवर्स जो है, हमारा जो यूनिवर्स है, वो आपके इस मैसेज को रेसिप्रोकेट करेगा, आपको जवाब देगा। अच्छाई का जवाब अच्छाई से मिलता है, वक्त लगता है लेकिन मिलता है। तो करके देखिए, तो पढ़िए ये सब कुछ। अक्सर ना मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि यार हमारे ना स्पिरिचुअल गोल्स हैं। ये भी एक गलती हम करते हैं, ये वही लॉटरी की टिकट वाला पॉइंट है। हम लोग सब स्पिरिचुअल गोल्स ढूंढ रहे हैं ना, अपने अचीव करना चाह रहे हैं, हम खुश रहना चाह रहे हैं। हमारा गोल क्या है? मुझे खुश रहना है। तुम्हारा गोल क्या है? मुझे हेल्दी होना है। कैसे होना है पता नहीं। तो अगर आप इस गोल को डिफाइन करेंगे, आप खुश कैसे रहेंगे? आप खुश रहेंगे जब आप उस खुशी पे काम करेंगे, लेकिन खुशी पे काम करने का मतलब खुशी कहीं मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, आप बैठ के बना नहीं सकते। आपको जो पसंद है, जो आपके बाकी गोल्स हैं, जब आप वो अचीव कर लेंगे ना, तो आपके स्पिरिचुअल गोल्स, आपकी खुशी ऑटोमेटिकली अचीव हो जाती है। आप जब थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, एक वॉक पे जाएंगे, आप जब अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जब आप अपना पसंदीदा म्यूज़िक सुनेंगे, कोई अच्छी मूवी देखेंगे, आपकी जो एनर्जी है वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाती है और वो स्पिरिचुअल गोल धीरे धीरे अपने आप अचीव हो जाता है। तो मेरे दोस्त, स्पिरिचुअल गोल अचीव करने के लिए बाकी गोल्स पे फोकस कर लो। इकिगाई का कॉन्सेप्ट भी वही है ना, द रीज़न ऑफ बीइंग, द रीज़न यू एग्जिस्ट। अपना रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो बना लो कि आपको खुश रहना है, लेकिन खुशी के लिए
खुशी नाम की कोई रोड नहीं है, खुशी एक्शंस में है। वो एक्शंस फॉलो करो, और जब आप करोगे, आप किसी की हेल्प करोगे, खुद की हेल्प करोगे, किसी के साथ थोड़ी सी खुशी बांट लोगे, किसी का गम बांट लोगे, अपने आप जो स्पिरिचुअल गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। और यही आपकी लॉटरी की टिकट है, इसको उठाना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में कोई है जो सफ़र कर रहा है वो खुश रहे, तो उसकी खुशी में आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आपकी कोई बात है जो शायद उनको बुरी लगती हो, आपको अपने बारे में वो बदलना पड़ेगा, और इससे आप भी बेहतर इंसान बनेंगे। कोई बुराई नहीं है ऐसा करने में। बदलने की, सुधरने की, अच्छा इंसान बनने की ना कोई उम्र नहीं होती। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो कर लीजिए, और मैं जानता हूँ कि आप ये कर सकते हैं। एक मूवी थी जिसका डायलॉग था, और उस डायलॉग के साथ मैं ये आज का एपिसोड एंड करना चाहूँगा, कंक्लूड करना चाहूँगा। और वो डायलॉग सिर्फ इतना सा था कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो वो लॉटरी का टिकट उठा लो, खरीद लो वो लॉटरी का टिकट। जब आप खरीद लोगे ना, तो आप लॉटरी जीत भी जाओगे, लेकिन पहले वो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम है मोहित आहूजा, और उम्मीद है कि आज के एपिसोड में आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली, कुछ सीखने को मिला। पसंद आए तो रिव्यू ज़रूर दीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बताइए मुझे कैसा लगा। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए तो अपने अजीज़ लोगों को बताइए, इस एपिसोड के बारे में शेयर कर लीजिए उनके साथ। एक पॉजिटिव वाइब है जो मैं फैलाना चाह रहा हूँ। ये वही लॉटरी के टिकट है जो मैं और लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये वहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत सारे हाथ लगेंगे, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लगेगी, और वो सब मेरे लिए आप है, मेरी आर्मी आप है। तो अगर हो सके तो मेरे लिए इतना कर दीजिएगा। बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए खुद का, खुश रहिए, और अपने आसपास जिससे हो सके स्माइल करके बात कीजिए, खुशी बांट लीजिए, गम भी बांट लीजिए। ज़िंदगी आसान नहीं है, लेकिन जब हम ज़िंदगी में औरों की ज़िंदगी जोड़ लेते हैं ना, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। ध्यान रखिए खुद का, जल्दी मिलेंगे। Insignificance with Mohit Ahuja.